आज की वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जिन भी लोगों ने चॉइस में एसएसटी को चुना है फर्स्ट ईयर में, तो उनके लिए ये वीडियो है। और मैं वीडियो का यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है यूनिट 3, इसके बाद एक और यूनिट है यूनिट 4, और आपका जो एसएसटी का सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यूनिट 3 जो है आपका, इसका नाम है करिकुलम टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो यहाँ पर करिकुलम को लेकर बातें होंगी और देखेंगे कि किस तरीके से सोशल स्टडीज़ ए टीचिंग में हम टीचिंग लर्निंग कौन से मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके का करिकुलम जो है वो सोशल स्टडीज़ में यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे सामने आता है वो है मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग और गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। तो जो सोशल साइंस है उसका करिकुलम जो है उसकी मीनिंग बतानी है, और उसमें जब आप करिकुलम को डिज़ाइन करते हो तो कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। इसमें आपको ना क्रिटिकल अप्रोच ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम इन सोशल साइंस, जो भी अभी करिकुलम बना हुआ है उसका क्रिटिकल अप्रेजल भी करना है, एक तरीके से वैल्यूएट करना है और सजेशंस देने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। और अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल स्टडीज, जिसमें कि लॉजिकल, कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल क्रोनोलॉजिकल, ये 4 टाइप के आपको अप्रोचेस के बारे में भी बताना है। तो जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स भी हैं अंदर। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करेंगे करिकुलम की मीनिंग को लेकर। ये अंग्रेजी शब्द करिकुलम, जो कि लैटिन भाषा के शब्द करियर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दौड़ना, और ये उस मार्ग पर व्यक्ति को दौड़ कर किसी लक्ष्य तक पहुंचाता है। इट मीन्स कि करिकुलम इज अ रेन कोर्स, और उस पर भागते हुए बच्चा अपने लक्ष्य या गोल तक पहुंचता है, जो भी ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है किसी भी करिकुलम के थ्रू। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक विषयों पर नहीं बल्कि संपूर्ण अनुभवों का योग होता है। इसमें सारी ही चीजें इंक्लूड होती हैं। विद्यालय के अंदर या बाहर शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए, इट मीन्स कि जो करिकुलम है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी जीवन बच्चे का कैसा होगा, उसके जीवन का गोल जो है उसे अचीव करने के लिए भी जो करिकुलम है उसे डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करेंगे डेफिनेशन की, तो बहुत ही छोटी सी फ्रॉबेल की इजी सी डेफिनेशन है। इसको 2 से 4 बार पढ़कर लिख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगी। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। कि जो भी बंदा सीखता है, एक इंसान अपने पूरे जीवन में जो भी सीखता है और जो भी एक्सपीरियंस वो हासिल करता है, वो सभी अगर हम जोड़ दें तो इसी को हम कहेंगे कि वो किसी के जीवन का करिकुलम या फिर रेन कोर्स है। बात करेंगे सिग्निफिकेंस या महत्व की, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम करिकुलम बनाते हैं अच्छे तरीके से तो ये समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम करिकुलम तैयार करते हैं तो इन प्रोसेस बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसमें बेहतर मूल्यांकन की टेक्निक्स को डाला जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने रेन कोर्स के बारे में पता नहीं होगा, आप अपनी दौड़ को एक सुनियोजित तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ पाठ्यचर्या के अंदर कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकों को लेके आना है, उसी हिसाब से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो जाते हैं जब भी सोशल स्टडीज से रिलेटेड करिकुलम की बात होती है। अब बात करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तो किस बेसिस पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा उपयोगिता का सिद्धांत। इट मीन्स कि जो भी करिकुलम तैयार किया जा रहा है वो उपयोगी होना चाहिए बालक के लिए, बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए, उसका फायदा बालक को मिलना ही चाहिए। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, इसके अंदर खूब सारे अनुभव होने चाहिए। जो भी लोग इसको तैयार करें वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उन्होंने जीवन में या फिर बहुत सारे पाठ्यक्रम देखे हों, उन्होंने ऐसा अध्ययन किया हो, ऐसे लोग होने चाहिए।
फिर ये जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत होता है कि ऐसा नहीं है कि जो करिकुलम में आप बिल्कुल ही कोरिलेट ही ना करो रियल लाइफ से और आप ऐसी ऐसी चीज़ें पाठ्यक्रम में डाल रहे हो कि बच्चा खुद को जोड़ ही नहीं पा रहा है करिकुलम से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। कोई भी करिकुलम बेटर तभी माना जाता है जब वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि उसे ऑन द स्पॉट टाइम के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो टीचर अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत मॉडरेशन कर सके। उसके बाद होता है समन्वय और एकीकरण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सिद्धांत। तो इसके अंदर कहा जाता है कि एकीकरण का सिद्धांत है कि जो पाठ्यचर्या वो ऐसा होना चाहिए कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे वो एकीकृत हो, इंटीग्रेटेड हो। ऐसा बिल्कुल ना हो कि बच्चा एक सब्जेक्ट वो दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ ही ना पाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो कि आपके टॉपिक में पूछा गया है कि जो प्रचलित पाठ्यक्रम है जो अभी चल रहा है उसका इवैल्यूएशन करना है, आपको मूल्यांकन करना है। तो आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं और किन चीज़ों की आवश्यकता है, सजेशंस भी आपको उसमें देनी होगी। तो मूल्यांकन करते समय हमने पाया कि जो सैद्धांतिक पक्षों पर उपयुक्त ध्यान दिया जा रहा है, मतलब जो रिटर्न चीज़ें हैं, लिखावट वाली जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा बल है, जबकि बिहेवियरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। और क्या है कि पाठ्यक्रम में छात्रों के बोझ को कम किया गया, ये अच्छी बात है। देखिए इवैल्यूएशन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ही बातें लिखी जाती हैं जो भी आप ऑब्जर्व या इवैल्यूएट करते हैं। हमने और देखा कि जो पाठ्य सामग्री है आजकल के पाठ्यचर्या में वो रखी गई है और क्रियाकलापों का समावेशन भी किया गया है और वास्तविक व्यवहार से संबंधित है। तो ये सारी बहुत ही मतलब अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं। अब बात करेंगे आलोचनाओं की कि कौन सी कमी हमें आजकल जो पाठ्यचर्या चल रही है उसमें कौन सी कमी हमने देखी। तो पहली चीज़ की जो इस करिकुलम तो हमने बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है ना वो उसके लिए हमारे पास साधन और सुविधाओं की कमी होती है। ये चीज़ आप भी नोटिस करेंगे कि हम जब भी स्कूल में चाहते हैं कि बच्चों को कोई एक्टिविटी कराएं या कोई भी गतिविधि के लिए बाहर ले जाएं, तो हमारे पास स्कूल में ना उपयुक्त संसाधन या सुविधा नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, जितनी भी पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप दिए होते हैं, बट क्या हम वो सारे क्रियाकलाप बच्चों के साथ कर पाते हैं? नहीं, बहुत ही रेयर होंगे कि हम 2-4 पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे संसाधन ही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मूल्यांकन करने के बाद हमें आलोचना मिलनी है। सेकेंडली कि उपयुक्त सामग्री का उपभोग ही ना कर पाना, कि मतलब सामग्री तो है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। समय की अल्पता होती है क्योंकि सिलेबस और कई बार इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है कि हम अदर एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ नहीं कर पाते। कम प्रभावशाली विषय को समझते हैं कई बार बच्चे। विषय जो ये सोशल साइंस है इसे ये बच्चे इतना सीरियस लेते ही नहीं है कि इसमें कोई एक्टिविटी या इसमें कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि एसएसटी इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें करिकुलम के थ्रू चेंज करना होगा कि एसएसटी विषय जो है वो बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर एक चीज़ है कि इसमें रटंत स्वरूप देखने को मिलता है। बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने के लिए चीज़ों को रट लेते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और प्रतिक्रमण, लेकिन वो इन चीज़ों को समझते नहीं है कि रियल में ये चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि अभी जो पाठ्यचर्या चल रही है उसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं या आलोचनाएं हैं। अब टॉपिक ने कहा कि इवैल्यूएट करने के बाद आपको सुझाव भी देने हैं। तो यहाँ पर सुझाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही फेवरेट होता है बीएड वालों का, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस जरूर सेट करता है। तो सुझाव को ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से ये जो कमियां हैं इसे दूर की जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आवश्यक उपकरण है वो उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमने कहा ना कि उपकरण उपलब्ध नहीं होते, तो सारे उपकरण जो हैं वो उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। विषय की महत्वता को उजागर करें कि जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छा है, इसके लिए हम कदम उठा सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। उपयुक्त समय प्रबंधन करें कि ऐसा ना हो कि सिलेबस को पूरा करने के चलते हम अदर एक्टिविटीज़ और जो हमारा करिकुलम में जो भी चीज़ें हैं उसे पूरी ही ना कर पाएँ। समय समय पर क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया जाए, क्योंकि एसएसटी के अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और ऐसी जगहों पर अगर हम टूर और एक्सकर्शन करवाते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा रियल लाइफ लर्निंग होती है। एकीकृत विषय के रूप में शिक्षण किया जाए। टीचर्स इस बात का ध्यान रखें कि एसएसटी को भी अदर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए।
चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक में ये पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसके उपागम कौन कौन से हैं, यहाँ पर वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ही देखेंगे कि जितने भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं हम सिर्फ उतने ही उपागमों को पढ़ेंगे, इससे एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। जब उन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिए हैं तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ वो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन दे देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल उपागम की, तार्किक उपागम की। तो इसमें क्या होता है कि पाठ्यचर्या के अनुक्रम तर्क को बनाकर रखते हैं। लॉजिकल मतलब क्या है कि उसमें सीक्वेंस बना रहता है पर्टिकुलर, जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप खुद ही समझिए कि एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री को ही मान लीजिए, तो उसमें जो पार्ट 1 होगा वो आपको पहले ही घटना चक्र बताएगा, पार्ट 2 जो होगा वो उसके बाद का बताएगा, 3 जो होगा वो उसके बाद का बताएगा। तो आपको सीक्वेंस देखने को मिलता है वहाँ पर, ताकि बच्चा अपने लॉजिकल माइंड को भी यूज कर पाए। किसी भी प्रकार के विषय वस्तु को अनुक्रम से हटाया ना जाए, क्योंकि फिर ना एक कनेक्टिविटी टूट जाती है, इससे तार्किक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। किसी भी विषय के अनुक्रम को बरकरार रखा जाए। तो लॉजिकल जो उपागम है उसके अंदर आपको सीक्वेंस जो चीज है उसको बताना है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेंट्रिक या फिर सकेंद्रित कह सकते। तो इसमें विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को प्रसारित करके बालक के सामने पेश करना चाहिए। मतलब करिकुलम के जो भी या फिर जो टॉपिक है उसके जितने भी पार्ट हैं वो सब बच्चों को सामने दिखाना चाहिए, और ये समय और स्तर के अनुसार होना चाहिए। ये सर्पिल उपागम की ही तरह समझा जा सकता है कि एक तरीके से पूरा गोल करके अब हम सारे टॉपिक्स दिखा देंगे, देन बाद में उसको हम सेट कर देंगे कि कहाँ पे क्या चीजें आएंगी। नेक्स्ट है स्पाइरल यानी कि सर्पिल। अब इसमें क्या होता है कि पाठ्यचर्या को साल दर साल इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि विषय वस्तु सामान्य से विशेष की ओर जाती है। मतलब बच्चों को पहले साधारण चीजें समझाते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल तक हम लेके जाते हैं, और ये सरल से कठिन की ओर अग्रसर होता है, जो कि बहुत ही ठीक तरीका है। कभी कभी इसे सकेंद्रित उपागम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो स्पाइरल है और कॉन्सेंट्रिक है ये दोनों आपस में थोड़े से सिमिलर हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल, जिसमें एक कालक्रमबद्धता होता है। मैंने हिस्ट्री का चैप्टर और जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो यहाँ पर भी आपके काम आएगा कि पाठ्यचर्या के विषयों को प्रस्तावित करने के लिए एक क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। जैसे इतिहास अध्ययन में एक बिंदु व समय के अध्ययन के पश्चात ही अगले बिंदु और समय का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज आपकी कालक्रमबद्धता यानी एक क्रोनोलॉजिकल में आ जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपका पूरा क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि पूछ रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर टीएलएम की बात करेंगे, जिसमें इन्होंने खुद बताया हुआ है कि कौन कौन से टीएलएम आपको पढ़ने हैं। एक तो टेक्स्ट बुक पढ़ना है, देन रेफरेंस बुक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, मैप्स, कम्युनिटी एटलस, ई रिसोर्सेज में ब्लॉग और वर्ल्ड वाइड वेब एंड सोशल साइंस ई वर्किंग, जितने भी नेट पर आती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है टीएलएम के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है भाई। टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री इसे हिंदी में कहते हैं। और जो फर्स्ट इन्होंने पूछा है पाठ्य पुस्तक, तो उसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी कक्षा के लिए उसके स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक तत्वों को एक जगह पर इकट्ठा करके दे देता है। जैसे आपकी किताबें होती हैं, 6th क्लास हो गई, 6th क्लास की बुक्स हो गई, 7th की हो गई, तो पाठ्य पुस्तक क्या करता है, एक जगह पे आपका पूरा सिलेबस इकट्ठा करके दे देता है, जिससे आपको अपनी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा संदर्भ पुस्तकें भी बहुत ज़रूरी हैं, जो इस सिलेबस से ज़्यादा विस्तार और गहन अध्ययन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को लगता है जो एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी है वो सिलेबस की किताब पढ़ उसके साथ में रेफरेंस की किताबें पढ़ें, तो वो उनके ज्ञान को और भी ज़्यादा विस्तार प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करेंगे वृत्त चित्रों की। तो ये एक मूवी या टीवी प्रसारण या रेडियो प्रोग्राम है जो किसी भी तथ्य विषय वस्तु की जानकारी को प्रदान करता है। चित्र के माध्यम से बच्चे जब इन चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। बात करेंगे समाचार पत्रों की। तो इसमें दैनिक जानकारी के आधार पर ये तथ्यों को उजागर करता है कि डे टू डे लाइफ में चीज़ें क्या चल रही हैं, और एक सामाजिक जागरूक और सतर्क नागरिक बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। इसलिए हमेशा एसएसटी के टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स निकालो, न्यूज़ को कटिंग करो, पेस्ट करो, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोजेक्ट में दी जाती हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे मानचित्र। ये तो सोशल स्टडीज तो भैया मानचित्र के बिना आप क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बच्चों का। तो सबसे पहली बात कि स्थानिक और भौगोलिक बुद्धि बच्चे के अंदर जागृत करने के लिए मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तथ्यों की स्पष्टता भी अच्छे से हो जाती है। फिर बात करेंगे कम्युनिटी, समुदाय यानी स्कूल के बाहर की जो दुनिया है, हमारी कम्युनिटी है, वो किस तरीके से टीएलएम का काम कर सकती है। तो सामुदायिक भवन या पुस्तकालय का प्रयोग किया जा सकता है और क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं, जैसे कुतुब मीनार ले गए या इंडिया गेट ही ले गए या हुमायूं टॉम्ब। ऐसी जो चीज़ें हमारी कम्युनिटी में बनी हुई हैं वहाँ हम बच्चों को उनके ज्ञान के विस्तार के लिए लेकर जा सकते हैं। बात करेंगे एटलस की। तो एटलस आपको पता ही क्या होता है, ऐसी किताब जिसमें हर तरह के मैप्स आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो सभी प्रकार के आवश्यक और स्पष्ट मानचित्रों के संकलन द्वारा विषय वस्तु के शिक्षण में ये सहायता प्रदान करता है। अब बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जिसे हम ई संसाधन भी बोलते हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही बड़ा टीएलएम बन चुका है। इसके अंदर व्लॉग, डब्ल्यू और सोशल नेटवर्किंग द्वारा जल्दी और सरलता पूर्वक जानकारी हासिल की जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान की जटिल विषय होते हैं, जैसे आप मान लीजिए सोलार सिस्टम है, बच्चों को हम किताब में समझा रहे हैं या बोर्ड पर बनाकर समझा रहे हैं, वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। वही चीज़ अगर हम उन्हें इंटरनेट पे, यूट्यूब पर वीडियो से दिखाएं तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जटिल टॉपिक्स को भी आसानी से समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्किल ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने के कौन कौन से स्किल होते हैं और स्किल के नाम भी आपके सिलेबस में गिवन है, तो उन्हीं स्किल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ ए क्वेश्चनिंग और स्टिमुलस वेरिएशन। तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण और कौशल है वो है व्याख्यान कौशल, यानी कि एक्सप्लेनिंग मेथड। इसके अंदर पाठ में आए जितने भी कठिन भाव हैं, शब्द हैं, घटनाएं हैं, परिणाम हैं, उनको टीचर बोलकर व्याख्या करता है, समझाने की कोशिश करता है। इसमें छात्रों को जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। जैसे बच्चों को कोई क्वेश्चन आया और टीचर ने ऑन द स्पॉट व्याख्या करके उसको क्लियर कर दिया। सभी विषयों के लिए ये जो व्याख्या कौशल है ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें पूर्व ज्ञान का भी सहज प्रयोग किया जा सकता है और ये शिक्षक केंद्रित कौशल होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही मात्र वो व्यक्ति है जो व्याख्या करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड जो हमारा कौशल है वो है दृष्टांत कौशल। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। किसी भी विषय को उदाहरण, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि के द्वारा स्पष्ट करना। इसमें जो व्याख्यान कौशल की जो कमियां हैं उसे दूर करते हैं हम। प्रत्येक विषय में ये आवश्यक होता है। ये अमूर्त नियमों की भी व्याख्या कर देता है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे रियल लाइफ में देख नहीं पा रहे हैं उसको चार्ट, मॉडल, नक्शे से यहाँ बैठे बैठे भी हम उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है, तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है ये। नेक्स्ट है हमारा पुनर्बलन कौशल, जिसमें छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है, छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, कुछ ना कुछ बोलकर, पॉजिटिव बातें उनको बताकर उनके पुनर्बलन द्वारा उद्दीपन कार्य किया जाता है। जैसे कोई बच्चा नेगेटिव हो जाए कि उसे तो बिल्कुल एसएसटी समझ ही नहीं आ रही या हिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही, तो हम उससे बैठ बात कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं, जिससे वो खुद को फिर से एनर्जेटिक फील करे और एक नए स्तर से चीज़ों को समझना शुरू करें। छात्रों में ये पॉजिटिव सोच को डेवलप करता है और छात्रों की जो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, उसको बढ़ाता है। बात करेंगे क्वेश्चनिंग मेथड यानी कि प्रश्नोत्तर कौशल की। इसमें कक्षा के दौरान बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मेथड का फायदा है कि बालकों की समस्याओं को हम समझ पाते हैं और उनके अधिगम का मूल्यांकन भी हो जाता है कि जो चीज़ उन्हें पढ़ाई जा रही है किस हद तक वो उसे सीख पा रहे हैं। शिक्षण अधिगम को प्रभावपूर्ण बनाने में प्रश्नोत्तर कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बालक की जिज्ञासाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास के अंदर या टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो उनके मन के अंदर की जो भी बातें हैं वो बाहर निकल कर आती हैं।
नेक्स्ट जो हमारा कौशल है, यहाँ पर लास्ट स्किल है ये वाली, और इसका नाम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षण में रोचकता लाने के लिए उद्दीपनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि श्याम पट्ट पर लिखना, ब्लैक बोर्ड यूज करना, छात्रों के बीच जाना। अब ये तो नहीं हो कि टीचर बस सामने चेयर पे बैठ गया और वो एक भी बार उठे ही ना वहाँ से, तो बच्चे जो हैं वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आती हैं। इसे ज़रूर से ज़रूर हर टीचर को अपनी क्लास में इस्तेमाल करना चाहिए। ना सिर्फ एसएसटी के टीचर्स बल्कि जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं सबके लिए ये वाला जो कौशल है वो ज़रूरी है। जैसे आप बोर्ड का यूज़ करो क्लासरूम में, छात्रों के बीच जाओ, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन दो, गेस्चर दो, और हाथ के इशारों का प्रयोग करना। अगर बच्चा अच्छा बोले उनके लिए क्लैप करना, और अपने गुड, वेल डन, इस तरीके से रिमार्क्स देना बच्चों को, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसमें आप सहायक सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हो। शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है फ्रेंडली तरीके से, और अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए बच्चों को पढ़ाता है, और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपका यूनिट 3 एसएसटी का, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा था। आई होप कि आपको यूनिट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही जल्दी हम यूनिट 4 पढ़ेंगे और एसएसटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे।